नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। दुनिया भर में कोविड-19 से लाखों लोगों की मौत के बाद भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अब तक लॉकडाउन के 4 फेज लागू किए जा चुके हैं, मगर इसकी रफ्तार अब भी तेज ही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,12,645 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 5,609 नए मामले सामने आए और 132 लोगों की मौत हुई। पूर्वोत्तर भारत में बाहर से लौटने वालों ने चिंता बढ़ा दी है। खासकर मणिपुर, त्रिपुरा और असम में हर दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज हजारों की संख्या में लौट रहे लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में बड़े बड़े आयोजनों को कुशलता और सफलतापूर्वक निपटाने वाले धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा। उनकी भूमिका इस वक्त बढ़ गई है। अदृश्य शक्ति कोरोना को पटकनी देनी है, पर कैसे? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएफ रेलवे के सीपीआरओ शिवानंद चंदा और हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं पुष्पपाल सिंह, जो खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट के चेयरमैन हैं और एक पत्रकार भी है। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ ही देर में हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी भी जुड़ जाएंगे। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है पूर्वोत्तर में बेहद चिंतनीय है और राज्य सरकार, पूर्वोत्तर की राज्य सरकारें पहले ही ये घोषणा कर दी है कि हमें सामाजिक संगठनों एनजीओज की मदद चाहिए होगी, क्योंकि क्वारंटीन सेंटरों की संख्या जो है बढ़ानी होगी। रेलवे 1 जून से ट्रेनें नियमित रूप से चला रही है और 25 मई से उड़ानें भी शुरू हो जाएगी, फ्लाइट सेवा भी शुरू हो जाएगी। इससे हजारों की संख्या में लोगों का आगमन होगा। एक तो उनके क्वारंटीन सेंटर या शेल्टर की व्यवस्था करना सरकार के लिए चुनौती है, दूसरी तरफ उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी जरूरत पड़ेगी और इसके लिए सबसे सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं पुष्पपाल सिंह जी से शुरुआत करता हूं। आप खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष है, एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है और पूर्वोत्तर के विभिन्न प्रांतों में जाने का आपका अनुभव रहा है। ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी नियमित रूप से 1 जून से और फ्लाइट, और ऐसे में अभी भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। आज ही जो हमने दृश्य देखा सरू सजाई, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर कह सकते हैं इस वक्त, वहाँ में भी लोग अपनी टेस्टिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ में रह नहीं गया है। ऐसे में सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या हो जाती है? आप इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्कार भाई साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो कोरोना का जंग है, ये सबसे बड़ी ग्लोबली कई शताब्दियों में मेरे हिसाब से ये एक ह्यूमन वॉर है और ये ह्यूमन वॉर गवर्नमेंट्स नहीं लड़ सकती। ये इंसानों के अगेंस्ट जो ट्रेजेडी है, इंसानों को इंसानियत बचाने के लिए खुद लड़नी पड़ेगी। अगर हम ये बात खाली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। किसी भी गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्स नहीं होता कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे, क्राइसिस भी देखे और नेचुरल कैलेमिटीज भी देखे, मेडिकल कैलेमिटीज भी देखे। जब तक सब के सब लोग, गवर्नमेंट उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती और लोग गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलते। और नॉर्थ ईस्ट में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नेशनल एवरेज से कम है। बहुत स्टेट्स में तो सबसे, मेरा ख्याल जैसे अरुणाचल है, उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शायद इंडिया का सबसे कम होगा। तो ऐसी जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोगों को एक दूसरे का हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जब से लॉकडाउन फेज 1 शुरू हुआ है, मतलब लोगों को ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लोग बेकार हो गए हैं तो जो डेली अर्निंग वाले हैं उनका क्या हश्र होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उनको सपोर्ट सोसाइटी कैसे सपोर्ट कर सकती है। हम खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हम इतना बोल सकते हैं कि जैसे ही पहले दिन, आई थिंक ये 22 तारीख को था, जो स्टेट्स ने लॉकडाउन किया था 1 दिन के लिए, और
जैसे ये शुरू हुआ तो हमने सोच लिया था कि ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी होने वाली है। हमने उसी दिन डीसी को अप्लाई किया था कि हमको परमिशन दी जाए कि हम डेली लोगों को खाना खिला सके, क्योंकि हमको मालूम था, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि कोई भी अभी ट्रेजेडी होती है तो लोग बेकार हो जाते हैं। जो डेली वेज अर्नर है, जब यहाँ पे हफ्ता हफ्ता बंद रहता है तो वो डेली वेज अर्नर की क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमने सोचा कि डेली हम लोग खाना खिलाएं। हम लोगों ने 26 तारीख को हमको परमिशन मिली डीसी कामरूप से, और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। 27 मार्च 2020 को हम लोगों ने शुरू किया, और आज तक ऊपर वाले की दया से और हमारे दोस्तों की और वेल विशर्स की मदद के साथ आज तक। जी हाँ, बिल्कुल। खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवानंद चंदा जुड़े हुए हैं। 1 तारीख से अभी भी ट्रेनें चल रही हैं और 1 तारीख से जो है नियमित ट्रेनें चलेंगी, तो क्या आंकड़ा है आपके पास, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग आने वाले हैं? जी देखिए, 22 मार्च से ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई थी कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए। तो लोगों के लिए एक मुश्किल तो था ही कि जो जहाँ पे थे फंस गए थे, उनको वापस अपने घर तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू किया 1 मई से, और 12 मई से कुछ स्पेशल ट्रेन शुरू किए थे, 30 स्पेशल ट्रेन। अब तक हमारे अगर एनएफ रेलवे की जुरिस्डिक्शन की बात करें तो 130 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेन हम लोग चला चुके हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है अपने घर तक पहुंच चुके हैं इन श्रमिक ट्रेनों के ज़रिए। ज़्यादातर ट्रेन बिहार अंचल में चला है, हमारा कटिहार डिवीज़न जो है उसमें चला है। हमारे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, तो कल रात तक 17 ट्रेनें श्रमिक स्पेशल हमने चलाई हैं, और 20,000 से ज़्यादा लोग वापस अपने घर तक पहुँचे हैं इन ट्रेनों के ज़रिए। इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन्स हमने 12 मई से शुरू किए थे, उसमें से 2 सर्विस हमारे नॉर्थ ईस्ट के थे। एक न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़ जो डेली सर्विस है, और एक न्यू दिल्ली टू अगरतला जो वीकली सर्विस है। इनके ज़रिए भी 10,000 लोग लगभग जो है अपने घर तक पहुँचे हैं अलग अलग जगहों से। इसके अलावा 1 जून से हम लोग जो है 200 और ट्रेनें शुरू कर रहे हैं। 200 ट्रेनों में से 6 पेयर ट्रेन जो है एनएफ रेलवे की जुरिस्डिक्शन में चलेंगी। ये ट्रेनें हैं डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक चलने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, गुवाहाटी एलटीटी एक्सप्रेस, फिर एनजेपी से चल के अमृतसर तक जाने वाली करमभूमि एक्सप्रेस है, पदातिक एक्सप्रेस है, और महानंदा एक्सप्रेस है, और एक गुवाहाटी और जोरहाट के बीच में चलने वाला जनशताब्दी एक्सप्रेस है। ये 6 ट्रेनें जो है 1 जून से चलेंगी। और जो लोग अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं और श्रमिक स्पेशल ट्रेन में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सिर्फ वही लोग आ पाते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स शॉर्टलिस्ट करती है, वही लोग आ पाते हैं। जो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जिन्होंने, वो लोग ये स्पेशल ट्रेन्स जो 1 जून से चलने वाली है, ये सब ट्रेनों में टिकट बुकिंग करवा के वापस अपने घर तक आ सकते हैं। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन सर्विसेज को धीरे धीरे नॉर्मल किया जाए। देखिए, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कोविड का स्प्रेड भी अनइंटरप्टेड ना हो, इसको भी ध्यान में रखना है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन की ज़रूरत है। उनके परमिशन के बाद जो हमें संभव हुआ वो ट्रेन हम लोगों ने शुरू किया, और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे सर्विसेज और बढ़ेंगी। जी हाँ, हम भी आशा कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाए। खासकर कोरोना संक्रमण से हम जूझ रहे हैं, तो सबको एक निश्चित भूमिका निभानी होगी और जागरूकता के साथ काम करना होगा। ऐसे में जो अभी तो जो ट्रेनें शुरू हो रही है 1 जून से, जो स्पेशल ट्रेन होगी, श्रमिक ट्रेन को छोड़ दे, तो ये सब ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था है, ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था है, और खासकर यात्रियों को किस तरह के नियमों को मानकर चलना होगा इसमें? जी, इसमें देखिए, क्योंकि कोरोना के स्प्रेड को हमें रोकना है तो हमें यात्रियों की सहयोग की ज़रूरत है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने यात्रियों के लिए दिया है, जो कि जब यात्री अपने IRCTC के वेबसाइट से या ऐप से टिकट बुकिंग करेंगे तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस उन्हें वहाँ पे मिलेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन तो ये है कि ओनली जो कन्फर्म टिकट वाले होंगे
वही स्टेशन में आ पाएंगे। स्टेशन के अंदर उन्हीं को आने दिया जाएगा या ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। ट्रेन में चढ़ने से पहले सबका मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर मेडिकल स्क्रीनिंग में आप एसिम्प्टोटिक पाए जाते हैं, आपको बुखार नहीं हो या किसी तरह का सिम्टम नहीं हो, तभी आपको जर्नी करने दिया जाएगा। आपके पास कन्फर्म टिकट होते हुए भी अगर आपको किसी प्रकार का सिम्टम है तो आप जर्नी नहीं कर पाएंगे। ये दूसरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। आपको ड्यूरिंग जर्नी मास्क पहने रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का स्टेशन पे और ट्रेन में पालन करना होगा। और जो आप डेस्टिनेशन स्टेट में पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन स्टेट का जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल होगा वो आपको मानना पड़ेगा। आपको अगर क्वारंटाइन किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल हो या होम क्वारंटाइन हो, आपको उन आदेशों का पालन करना होगा। और इसके साथ ही और 2-4 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ यात्रियों को। जो एसी कोचेस होंगे इन ट्रेन में, ये ट्रेन जो कंपोजिशन होगा, जो पहले कंपोजिशन रहता था, सपोज़ आप ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र में पहले जैसे रहता था, कुछ एसी कोचेस रहते थे, कुछ नॉन एसी कोचेस रहते थे। तो एसी कोचेस में लिनन वगैरह नहीं दिया जाएगा ताकि कोरोना का स्प्रेड रोका जा सके। और पहले जो पेंट्री का सर्विस रहता था, अभी वैसा नहीं रहेगा। कुछ लिमिटेड खाना IRCTC के द्वारा ऑन पेमेंट बेसिस दिया जाएगा, लेकिन हम लोग ये आशा करते हैं और आग्रह करते हैं अपने यात्रियों से कि अपना खाना साथ लेके चले, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ है आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं, वो ज़रूर इन नियमों को जान ले। और रेलवे के वेबसाइट पर जाकर भी आपको ये क्या क्या नियम हैं वो आप जान सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। और आज का जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो मूल मुद्दा है वो ये है कि सरकार अकेले क्वारंटीन सेंटरों की संख्या या शेल्टर की संख्या या खाना मुहैया कराए ऐसी अवस्था में पूर्वोत्तर की कोई भी राज्य की सरकार नहीं है। और राज्य सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि हमें सामाजिक, धार्मिक ऐसे संगठनों की ज़रूरत पड़ेगी। असम में अगर सबसे बड़े संगठनों की बात की जाए तो साहित्य सभा है और शंकरदेव संघ है और कई और धार्मिक संगठनें भी हैं। उन लोग बड़े आयोजन करते हैं, बहुत ही कुशलतापूर्वक 1 महीना 1.5 महीना तक अपने आयोजन को चलाते हैं। 1000 से लेकर लाखों लोगों को ठहरने की व्यवस्था भी कर देते हैं। इस वक्त एक महामारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे संगठनों की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को तय करना होगा कि वो संगठनों से, जो NGO है या दूसरे संगठनों से सरकार चाहती क्या है। सरकार ने ये तो कह दिया कि क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्था करना, जिस पैमाने पर लोग आ रहे हैं, सामने ट्रेन सर्विस भी शुरू हो रही है, एविएशन सेक्टर भी खुल रहा है, तो सरकार को पहले ये तय करना होगा, इन NGOs को बताना होगा, धार्मिक और जो सामाजिक संगठनों को और जो साहित्यिक संगठन जो है हमारे यहाँ पर, उनको बताना होगा कि सरकार उनसे एग्जैक्टली चाहती क्या है। क्योंकि अभी जो सरकार के क्वारंटीन सेंटर्स और सरकार की जो क्वारंटीन पॉलिसी है वो विवादों के घेरे में आ चुकी है, उस पर सवालिया निशान उठने शुरू हो चुकी है। एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। अब ये पॉलिसी भूल है या एजुकेशन की भूल है मुझे नहीं पता। कुछ बच्चे एक होटल में जाते हैं 8 तारीख को, 13 तारीख को नेगेटिव टेस्ट होने के बाद में उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाता है। सबके हाथों में ठप्पे लगा दिए जाते हैं 27 तारीख के। 20 तारीख को पुलिस उन बच्चों के घरों में जाती है और वहां पर एक स्टिकर छिपा जाती है कि आप सारे के सारे होम क्वारंटीन में रहेंगे, सारा खानदान। ये बात याद तो जिस दिन 13 तारीख को बच्चे को होटल से छोड़ा जा रहा था, पेड क्वारंटीन से या सुरक्षा स्टेडियम से, उसी दिन बता दिया जाना चाहिए था। देखिए, पहले जब ये कोरोना के बारे में सरकार लोगों को अवेयर करने के लिए मोबाइल पर संदेश आता था, एक व्यक्ति खांसता था और बताता था कि कोरोना की महामारी है, आपको हाथ धोना वगैरह वगैरह। आजकल संदेश दूसरा हो गया कि कोरोना कोई स्टिग्मा नहीं है और हमें कोरोना रोग से लोगों को छुटकारा दिलाना, रोगी से नहीं। पर जिस ढंग से क्वारंटीन में जाने के लिए पुलिस की गाड़ियां विसिल बजाती भी आती है, तो पूरे मोहल्ले में एक स्टिग्मा हो जाता है उस परिवार के लिए जिस परिवार में बाहर का कोई व्यक्ति आया। तो सरकार को, पुलिस प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सरकार अपने विभागों में, अपने महकमों में अगर कोऑर्डिनेशन ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले, तो आधी समस्याएं दूर हो जाएगी। मोबाइल फोन के ऊपर आप ये बात बोल रहे हैं कि स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए, रोगियों से किसी को चिढ़ नहीं होनी चाहिए, कोरोना के साथ में कोई स्टिग्मा नहीं जुड़ा हुआ है, किंतु आप ग्राउंड पे जो कर रहे हैं, आपकी जो पुलिस जिस ढंग से कर रही है, उससे तो लोगों में
कोरोना को लेके भय बढ़ रहा है, जो लोग कोरोना पीड़ित है या जो लोग कोरोना पीड़ित या निगेटिव हो गए हैं, अपने घरों को आ गए हैं, उनके प्रति लोगों की दृष्टिभंगी देखने का नजरिया बदल गया है। सरकार को सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद एनजीओ से, सामाजिक संगठनों से स्पेसिफिक मदद सरकार को मांगनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जब से ट्रेन शुरू हुई है, श्रमिक स्पेशल हो या जो रेगुलर ट्रेन हो, सरकार की जो भाषा है वो हाथ खड़े कर देने वाली है। सरकार को हाथ खड़े करने से होगा नहीं, और सामाजिक संगठनों से उसे क्या चाहिए उसे स्पेसिफिक पूछना होगा कि या तो क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए कहे, उनको प्रोटोकॉल बताया जाए। सरकार की जो एसओपी है प्रोटोकॉल के मुताबिक, कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक जो हेल्थ मिनिस्ट्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है, स्टेट में उसको कोई मानता नहीं है। आप जिस सर्किल ऑफिसर को वहां पर भेजते हैं, जब ये बाहर से लोग आते हैं, सर्किल ऑफिसर को ज्ञान नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। होटल जिन होटलों में बेचते हैं, होटलों वालों को पता नहीं है। तो भाई पहले सरकार अपना घर दुरुस्त कर ले। मंत्री महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पॉलिसी के लेवल पे मुझे लगता है कि शायद कोई कमी नहीं हो, पर एग्जीक्यूशन के लेवल पर कमियां ही कमियां हैं, छेद ही छेद है। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो खामियां तो आएंगे ही, और सरकार के ऊपर नहीं, ये खामियां प्रोसेस की खामियां, इन खामियों से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार जो बोलती है कि कोरोना के साथ में, कोविड-19 के साथ में कोई स्टिग्मा नहीं जुड़ा हुआ है, किंतु सरकार के अफसर, सरकार की पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट जिस ढंग से काम कर रहा है, जो लोग निगेटिव होकर घर में आ गए हैं, वो समाज में ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। इस चीज को अगर सही समय पर दुरुस्त नहीं किया गया तो समाज में बहुत बड़ी विखंडन की स्थिति खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और हम दिखा भी चुके हैं। पुष्पपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे हैं कि जो निगेटिव हो जाते हैं उनके साथ भी समाज जो है थोड़ा भेदभाव कर रहा है, और जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। क्या कहेंगे? देखिए तिवारी जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान या असम या नॉर्थ ईस्ट अलग नहीं है। पूरी दुनिया में ये कोई ना कोई छुआछूत जरूर रहता है, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, क्लास सिस्टम हो, जो भी हो। और पूरी दुनिया में पहले से भी ये रहा है कि किसी को कोई बीमारी हो जाती तो उसको अलग करके रख देते थे। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो अवेयरनेस करनी चाहिए गवर्नमेंट को, नॉट ओनली गवर्नमेंट, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, ये कहाँ रोका है मीडिया को गवर्नमेंट ने कि तुम एज अ सोशल इशू तुम अवेयरनेस मत क्रिएट करो। हम जहाँ भी जाते हैं लंगर बांटने के लिए, हम उनको हमारा पीए सिस्टम के ऊपर उनको बोलते हैं कि भैया, जिसने गवर्नमेंट ने जो आपके लिए कानून बनाए हैं, आपके वेलफेयर के लिए बनाए हैं, आप मास्क नहीं पहनोगे, सोशल डिस्टेंस नहीं बनाओगे, हम आपको खाना नहीं देंगे, चाहे हमको थोड़ा रफ भी होना पड़े। ये हमारी कमिटमेंट है, ये खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। यस, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो उसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। गलती उसी से होती है जो काम करता है, जो काम नहीं करेगा उससे कभी गलती नहीं होगी। आई फुल्ली एग्री विद यू कि इसके ऊपर और काम किया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने मीडिया की बात कही नहीं, आपने मीडिया की बात अपने आप उठा ली कि मीडिया को अवेयरनेस करने से किसी ने रोका नहीं है। तो रोका नहीं, मैंने कब कहा कि मीडिया को किसी ने रोका? नहीं, मैंने ये नहीं बोला रोका है। मैं बोल रहा हूँ कि मीडिया पत्रकार के नाते जो सिस्टम की खामियां हैं वो दर्शकों को बताने की विनम्र कोशिश की है। देखिए, अगर हम ऐसे टाइम पे, जब क्राइसिस चल रहा हो, ऐसे टाइम पे अगर हम एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंट करना शुरू कर दें, आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं पुष्पपाल जी, मैं बता रहा हूँ, तो आपने मीडिया जो वर्ड यूज किया, बताएंगे नहीं तो दुरुस्त कैसे की प्रमोद जाएगी? तिवारी जी को ये लगा, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रहा है, मौसम खराब है आज, उनको ये लगा कि मीडिया की भूमिका पर आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया की भूमिका पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं खुद मीडिया से हूँ,
मेरा कहने का मतलब है कि जो अवेयरनेस क्रिएट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबका है, उसमें मीडिया भी आ जाता है। मीडिया हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, कॉमन आदमी जो है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करे ना करे, कॉमन आदमी मीडिया के ऊपर विश्वास जरूर करता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि किसी को बोलो तो बोला यार अखबार में ये लिखा था, टीवी में ये बोला गया, उसको बोलो फलाना मंत्री ने बोला था, तो वो बोलेगा मंत्री तो पॉलिटिशियन है। पर जब मीडिया में आ जाता है इट्स लाइक अ गॉस्पेल ट्रूथ। सो इसीलिए मैंने बोला कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हम सबको मिलके इसको आगे ले जाना पड़ेगा। लड़ाई को आगे बढ़ना है। हमारे साथ इम्फाल से हमारे ब्यूरो चीफ शरद चंद्र जुड़ गए हैं। शरद, 1 जून से रेल सेवा नियमित रूप से चलेगी, 25 मई से फ्लाइट से भी शुरू हो जाएगी, और आपके प्रदेश में बाहर से लौटे जो लोग हैं देश के अन्य अन्य प्रांतों से, पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमण का मामला भी सामने आया है। मैं सीधे आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर हजारों की संख्या में लोग लौटते हैं तो क्या मणिपुर सरकार इसके लिए तैयार है? क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, या आपके राज्य में जो बड़े बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं उनके ऊपर उनको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी, खासकर शेल्टर बनाने में, जिसे हम क्वारंटीन सेंटर कहते हैं, शेल्टर और खाने की व्यवस्था करने के लिए? ऐसी पहले तो बताइए कि कितनी बड़ी बड़ी संगठनें हैं ऐसी सामाजिक धार्मिक, और ये क्या कर सकते हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? रंजित, अगर सरकार की बात करें तो ये मुश्किल घड़ी में सबसे पहले सरकार ही कदम उठाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो भी आम आदमी हो या खास आदमी हो, सभी की कॉर्पोरेशन उसमें ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि एक सिटीजन होने के नाते उनकी भी जिम्मा बनती है कि हर काम में वो सहयोग दे सरकार की। रही बात क्वारंटाइन सेंटर की, मणिपुर में ये हर ज़िले में जो क्वारंटाइन जो कम्युनिटी क्वारंटाइन की बात करें या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की अगर बात करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके ये 120 करीब की संख्या पर है, और यहाँ पर हज़ारों लोग क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। हालांकि हमने देखा कि कल तक मणिपुर की दूसरे राज्य से जो वापस आए थे, कुल मिला करके उनकी संख्या हो चुकी है 10,000 की करीब। तो आने वाले दिनों में ये 25 तारीख तक 5,000 और भरने की संख्या है, मतलब संभावना है। तो हालांकि सरकार की तरफ से ये प्रतिक्रिया दिया गया कि करीब 15,000 लोगों ने मणिपुर वापस आने की उनकी तरफ से पूरी की इच्छा जो है जाहिर किया है। हालांकि ये वेबसाइट जो है www.tengbang.in पर सभी ने एप्लीकेशन दिया हुआ है। उसकी चलते हुए 15,000 लोग मणिपुर वापस आना चाहता है। कल तक 10,000 लोगों की वापसी हो गई है। आने वाले दिनों में ये करीब 5,000 की संख्या पर 25 मई तक मणिपुर आने की संभावना है। रंजित। शरद, मेरा सवाल है, अगर भारी संख्या में लोग आते हैं तो सरकार की ओर से क्वारंटीन सेंटरों की जो व्यवस्था की गई है वो निश्चित तौर पे कम पड़ेगी, क्योंकि ऐसी भाजपा के ही स्पोक्स पर्सन ने हमें बताया था 3 दिन पहले जब वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि असम में जैसे साहित्य सभा है और शंकरदेव संघ है, इस तरह के तमाम संगठन है, बड़ी संगठन है, वो 1 महीना तक जो है अपना कार्यक्रम चलाते हैं, लाखों लोग आते हैं, और उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आनी चाहिए। आपके वहाँ ऐसे संगठन है क्या क्वारंटीन सेंटर बनाने में, शेल्टर बनाने में, फूड खाना उपलब्ध कराने में भूमिका नहीं निभा सकती? रंजित, रही बात क्वारंटाइन सेंटर की, मणिपुर में करीब 120 क्वारंटाइन सेंटर जो है, बाकायदा उसकी जिम्मा जो है हर विधायक को, हर एमएलए को दिया गया, चाहे वो अपोजिशन को हो या वो सत्ताधारी एमएलए हो या विपक्ष की एमएलए हो। मणिपुर में कुल मिला करके 60 एमएलए, 7 एमएलए रहते हैं। तो हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में क्वारंटाइन की जो ये इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन या फिर ये कम्युनिटी क्वारंटाइन जो कहलाते हैं, उसकी जिम्मा जो है सभी एमएलए को दिया गया। और पूरी तरह से लोग करीब 13 मई से लोगों की आना जाना शुरू हुई, ट्रेन से सफ़र करके
भारी संख्या पर, हजारों की तादाद पर सबसे पहले 13 तारीख को जो चेन्नई से चली गई ट्रेन उसमें पहुंचे सवार थे वो 1140 लोग जिरीबाम पहुंचे थे। उसके बाद अभी भी लगातार लोगों की आना जाना अभी भी चल रहा है और ये हो सकता है कि 25 तारीख तक ये संख्या जो है 15,000 की करीब पहुंचे। अगर रही बात ये 15,000 लोगों की जो हर क्वारंटाइन जो मणिपुर में चलाए गए क्वारंटाइन में रखने की अगर व्यवस्था है तो हाँ उसमें बिल्कुल व्यवस्था है और भारी तादाद पर कम से कम 15,000 से 20,000 तक ये 120 करीब क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। रंजित जी हाँ शरद, इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी समाचार नॉर्थ ईस्ट में शाम को एक बार फिर कुछ ही देर बाद आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रमोद तिवारी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपने पहले ही कहा था कि सरकार ने जो प्लान बनाया वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बावजूद मैं इसके आपसे पूछना चाहता हूँ, असम में जितने बड़े बड़े धार्मिक सामाजिक संगठन हैं उनके पास एक क्षमता है कि कम 1,000, 2,000, 5,000 लोगों के लिए वो व्यवस्थाएं कर सके, लेकिन आज लगभग 58 डेज है लॉकडाउन का। सरकार को क्या पहल नहीं करनी चाहिए ऐसे संगठनों से मदद के लिए? नहीं, देखिए आम दिनों में अगर कोई संगठन 10,000, 20,000, 50,000, लाख लोगों को शेल्टर देता, पंडाल बना के उनको रखता, उनको खाना खिलाता है, वो एक अलग बात है। और कोविड-19 के प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल के अंडर में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP है उसको मानते हुए इन सारी चीजों की व्यवस्था करना, मैं नहीं समझता कि बड़े पैमाने पर संगठन बिना सरकार की मदद के ये सब कर पाएंगे, अपने इंडिपेंडेंटली ये सब कर पाएंगे, स्वतंत्र रूप से ये सब कर पाएंगे। हाँ, वे सरकारों को मदद जरूर कर सकते हैं, जैसे गाँव में सरकारों ने या जिला मुख्यालयों में सरकार ने स्कूलों में, कॉलेजेस में और कई अन्य जगह पर जो कम्युनिटी हॉल है वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। वहां पर संगठन जो फूड सप्लाई कर सकते हैं, सरकार के जो मानक है उसके अनुरूप खाना बनाकर वहां पर सप्लाई कर सकते हैं। अपने वॉलंटियर्स दे सकते हैं कि कई क्वारंटीन सेंटर से इस तरह की बातें भी आ रही है कि लोग पलायन कर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, जिनमें सिम्टम्स वो भी भाग गए थे। कल भी 3 लोग भाग गए थे जिन्हें बाद में पकड़ा गया। तो इस तरह के लोगों का जाना काफी समस्या खड़ी कर सकता है। तो इस तरह की जो मतलब सरकार की सहायक की भूमिका में वो आ सकते हैं। सरकार अगर ये सोचे कि इस घड़ी में कोई NGO, कोई साहित्य सभा, कोई और छात्र संगठन या किसी कोई जाति सूचक जो संगठन है वो संगठन आकर अपने दम पर क्वारंटीन सेंटर चला लेंगे या कोई मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवा देंगे, तो मुझे तो अभी नहीं लगता कि वो उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो सरकारी नियमों से उनके लोग अपडेट है। जो नियम जो प्रोटोकॉल के तहत मानने पड़ेंगे अगर क्वारंटाइन सेंटर कोई चलाता है, तो NGO से और संगठनों से क्वारंटीन सेंटर चलाने की बात कम से कम आज के इस मुकाम पर मुझे तो हजम नहीं हो रही। क्या ऐसे बड़े बड़े संगठन जो है उनका समाज में काफ़ी प्रभाव भी है? अगर हम असम साहित्य सभा की बात कहें या शंकरदेव संघ की बात कहें और इस तरह से आपका खालसा पंथ जो है उसकी बात करें, इस तरह के जो तमाम संगठन हैं उनके समाज में प्रभाव है। ऐसे में उन्हें खुद सरकार के सामने आना चाहिए कि हम आपके मदद के लिए तैयार है, या सरकार के अप्रोच के लिए उनको रुकना पड़ेगा? प्रमोद जी ने बहुत सही बोला कि आज के दिन ये NGOs के लिए पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि पहले दिन से गवर्नमेंट ने उनको एकदम साइडलाइन कर दिया। आप कोरोना वायरस वॉरियर्स की जब बात करते हो तब आपने खाली जो पेड एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे मेडिकल के हों, उनको आपने कोरोना वॉरियर डिक्लेयर कर दिया। आपने उनका 50-50 लाख का इंश्योरेंस कर दिया। पर जो खुद वॉलंटियर्स बाहर जाके इनको खाना बांट रहे थे, द वॉर अगेंस्ट हंगर, जो उसके मेजर प्लेयर्स हैं, आपने उनको पूरा इग्नोर कर दिया। आर दे नॉट कोरोना वॉरियर्स? आर दे नॉट हेल्पिंग द पीपल टू सर्वाइव? तो उनको अगर गवर्नमेंट ने पहले दिन से कॉन्फिडेंस में लिया होता, आपके पास जब आप रिसोर्सेज देखते हो तो खाली आप गवर्नमेंट ऑफिशियल रिसोर्सेज नहीं देखते, आपको पूरे सोशल रिसोर्सेज भी अकाउंट में लेने पड़ते हैं। जिस दिन न्यूयॉर्क में ये शुरू हुआ, न्यूयॉर्क का मेयर ने सबसे पहले गुरुद्वारा को बोला कि हमको 30,000 पैकेट चाहिए। 2 दिन पहले अमेरिका में 4-5 टाउन के शेरिफ मिलके गुरुद्वारा में गए
वहाँ उनका थैंक्स किया कि आप लोगों ने हम लोगों को ऐसे टाइम पे खाना खिलाया, और हेलीकॉप्टर से उस गुरुद्वारा के ऊपर फूल बरसाए गए। हम नहीं सोच सकते कि हिंदुस्तान में, गुवाहाटी में इतने दिनों से सब कर रहे हैं, किसी ने कभी फोन करके नहीं बोला कि भैया आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। मैं पुष्पपाल जी आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। हमने 2-3 कार्यक्रम ऐसे ही जो एनजीओज है उनके रिप्रेजेंटेटिव को लाके और नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से हमने उनको सम्मानित किया था और उनका हौसला अफजाई भी किया था, क्योंकि उनके आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। निश्चित तौर पर आपको बुलाने का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि आप सिर्फ गुवाहाटी नहीं, अलग अलग स्थानों में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिलोंग में अच्छा काम किया जा रहा है, हर जगह किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये था, एनजीओज और जो बड़े बड़े धार्मिक सामाजिक संगठन है, साहित्यिक संगठन है, क्या उनको खुद सरकार के पास जाना होगा या सरकार के अप्रोच तक रुकना होगा? कुछ तो हल निकालो, इनकी जरूरत पड़ेगी आने वाले हाँ, जरूरत पड़ेगी, मैं बोलता हूँ जरूरत पड़ेगी। पहली बात है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको भी, उनके देखिए, जो मान लो हमारे वॉलंटियर्स हैं जी, उनकी भी फैमिलीज है, वो भी कंसर्न होते हैं कि जब आप घर से निकल के एक पब्लिक में जाते हो, उनको भी इफेक्ट हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि जो इसमें लगा हुआ उनका भी इंश्योरेंस कर दे एज ए गुडविल जेस्चर। दूसरा बात, देखिए आपने साहित्य सभा की बात की, असम साहित्य सभा की बात, ये खुशकिस्मती की बात है कि आज असम साहित्य सभा ऐसे आदमी के पास है जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, मिस्टर जो पहले डीजीपी भी रह सके हैं, और गवर्नमेंट को उनके साथ मिलके असम साहित्य सभा बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, मैं 2 महीने से बोल रहा हूं कि आप हमारे साथ मिलके एक कम्युनिटी किचन सेटअप करो। आज हमारे साथ गवर्नमेंट एमओयू साइन कर ले, हम 2 दिन के अंदर गुवाहाटी में 1 लाख आदमी को खाना खिला सकते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, और बिल्कुल हम भी प्रशासन के अधिकारियों से, सरकार से, असम सरकार से आग्रह करेंगे एक बार कम से कम खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट के साथ संपर्क करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आप सरकार भी ये महसूस कर रही है। हमारे साथ असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद स्वामी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। और आप पुष्पपाल सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने एक सुझाव दिया है, अगर सरकार एमओएस साइन कर ले तो एक दिन में 1 लाख लोगों को खाना खिला सकती है, अकेले खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट। ऐसे तमाम संगठन हैं, क्या कहेंगे, इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और सबकी जान की भी बात यहाँ पे आती है। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जुड़े हुए हैं, तकनीक की कुछ समस्याएं हैं। मैं शिवानंद चंदा से एक बार फिर यही सवाल करता हूं। आप रेलवे विभाग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने क्वारंटीन सेंटर भी सेटअप किए हैं, लेकिन आप ये महसूस करते हैं जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए भोजन कराना रेलवे के लिए संभव नहीं होगा? ऐसे में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संगठन है, उनकी भूमिका क्या होगी? बिल्कुल उनका भूमिका है। देखिए, अभी ये जो सिचुएशन है, एक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें ये नहीं कि सरकार अपने आप सब कुछ कर लेगा, सरकार अपने तरफ से जितना कर सकता है कर रहे हैं, लेकिन हर एक आदमी का उसमें रोल है, हर एक आदमी को अपना योगदान जो है उसमें देना पड़ेगा। जैसे सिंह जी ने बताया कि ये इंसानियत के नाते हमें इंसानियत को बचाने के लिए करना पड़ेगा, सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। सरकार को भी ये ज़रूर करना चाहिए कि सबको इंक्लूड करे अपने रिसोर्सेस में, और सबको आगे मतलब ताकि सब लोग हेल्प कर पाए, ऐसा कुछ नियम करे, और सबको साथ में लेके ही हम इसके साथ लड़ सकते हैं। बिल्कुल ये एक अच्छा सुझाव है और ऐसा करना चाहिए। जी हाँ, तो पुष्पपाल सिंह जी ने एक सुझाव दिया है, और शिवानंद चंदा जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है एनएफ रेलवे के, वे भी इस बात से सहमत है, लेकिन किसी न किसी को तो प्रयास शुरू करना पड़ेगा। प्रमोद स्वामी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। इस वक्त धार्मिक संगठन, साहित्य सभा और इस तरह के जो तमाम संगठन है जिनका समाज में वर्चस्व है, उनकी बातें मानी जाती है, उनके पास एक बहुत बड़ा फोर्स भी है, तो क्या इस वक्त सरकार के अप्रोच का इंतज़ार करना चाहिए या सरकार के पास खुद जाए कि हम आपकी सहायता के लिए तैयार है, हम किस क्षेत्र में आपकी सहायता कर सकते हैं, इसको कम से कम सरकार के सामने रख सके? क्या कहेंगे प्रमोद जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो महामारी है, इससे लड़ने के लिए आज मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित किया गया है,
और आपको जो विभिन्न सामाजिक संगठन है या अन्य जो रिलीजियस चैरिटेबल है, वो सारे बढ़ करके आगे बढ़ करके इस महामारी से लड़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो अब सरकार जो है, सरकार तो हर व्यक्ति से आह्वान करती है, हर व्यक्ति का अपना दायित्व है, हर नागरिक का सचेतन नागरिक का अपना दायित्व है और हर नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारी समझता है और इस महामारी से लड़ने के लिए आगे बढ़कर करके अगर सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन अभी इसके पहले जो एक पूर्व वक्ता ने एमओयू साइन करने की बात कही, तो ये इसके ऊपर मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो ये सरकार इस विषय में वॉचडॉग के हिसाब से नज़र रख करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस दिशा में भी पहल करेगी। लेकिन जो भी संगठन, सामाजिक संगठन अगर या रिलीजियस ट्रस्ट या धार्मिक संगठन अगर आगे बढ़ आकर करके मानवता की खातिर, क्योंकि जो आज हम लोग जो सामाजिक संगठन भी जो काम कर रहे हैं और जो धर्म जो है, धर्म की भी मूल भावना यही है मानव सेवा। तो मानव सेवा के इस कार्य में जो भी लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, निष्काम कर्मयोगी की तरह, उनकी कोई चाह नहीं है, वो सिर्फ मानवता के प्रति समर्पित भाव से पुष्पपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट के, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जो एमओयू का बात किया है वो मेरी तरफ से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, वो हंगर के अगेंस्ट में। फरवरी मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रीमांड किया है कि आपने कम्युनिटी किचन क्यों नहीं सेटअप किए। उसमें उन्होंने बोला है कि आप लोग हर स्टेट में पीपीपी मोड में कम्युनिटी किचन सेटअप करो और इसको सीएसआर के अंडर लेके आओ। अगर ये पहले किया होता, फरवरी महीने से पहले किया होता, तो आज स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। इसीलिए मैंने बोला आज भी देर आए दुरुस्त आए। अगर आज भी अगर गवर्नमेंट एमओयू साइन कर लेती है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। इसीलिए मैंने बोला। बिल्कुल। हम प्रमोद जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त त्रिपुरा से, अगरतला से हमारे साथ सुदीप नाथ जुड़े हैं। सुदीप, त्रिपुरा में भारी संख्या में बाहर से लोग लौट रहे हैं और राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। बाहर से लौटने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटरों की क्या व्यवस्था है वहाँ? जी हाँ रंजित, देखिए एक बात, त्रिपुरा में पहले सिविलियन के इतना केसेस नहीं था। पहले सिर्फ एक ही था, उसका भी ट्रेवल हिस्ट्री था। जब लोग लौटना शुरू किया, जैसा कि बेंगलुरु से, उसके बाद चेन्नई से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहा है, कुछ लोग गाड़ी को हायर करके, बास को हायर करके आ रहा है। तब से ये तादाद बढ़ चुका है। ऑलरेडी 4 लोगों को पाया गया सिविलियन में कोरोना पॉजिटिव, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है अगरतला के भगत सिंह यूथ हॉस्पिटल, जिसको फिलहाल कोरोना केयर सेंटर में तब्दील किया गया। और बाकी रहा कितने सारे कोरोना केयर सेंटर आपने पूछा था। त्रिपुरा में कुल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट है। 8 डिस्ट्रिक्ट में 8 कोरोना केयर सेंटर थे। इसके अलावा अगरतला मेडिकल कॉलेज में कोरोना के स्पेशल डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल थे। उसके बाद अगरतला में के बगल में सालबागान जो बीएसएफ का जो त्रिपुरा फ्रंटियर्स का हॉस्पिटल है, उसमें भी कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषणा किया गया। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा किया गया। और बाकी रहा और एक रेफरल हॉस्पिटल अगरतला की IGM, उसको में भी यूनिट बनाया गया, उसमें 30 बेड है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का तैयारी की जाती है। और फिलहाल तो एक ही भूत है, भगत सिंह में अभी से आप दर्शकों को देख रहा है, और अगरतला मेडिकल कॉलेज जीबी हॉस्पिटल। लेकिन जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसको भी एक्टिव में लाया जाएगा। हर किसी हॉस्पिटल से एक यूनिट बनाया गया, जिनको ट्रेनिंग दिया गया प्रॉपर कैसे कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया जाए। जी रंजित। सुदीप 1 जून से रेल सेवा शुरू हो रही है, 25 मई से फ्लाइट भी शुरू हो रही है। ऐसे में हज़ारों की संख्या में लौट आएंगे। क्या वहाँ पे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी धार्मिक कहें, सामाजिक संगठन कहें, उनकी भूमिका बढ़ नहीं जाती है वहाँ पे?
खास तैयारी करके रखा। जैसा कि सीएम सर ने कुछ दिन पहले भी बताया कि लोगों को भी जैसा जागरूकता रहना चाहिए, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पंचायत लेवल है तो 3 टायर पंचायत के सबसे निचले के हिस्सा में सुदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। आप जैसा बता रहे हैं पंचायत लेवल पे भी काम चल रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि धार्मिक संगठनों की या सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए पंचायत लेवल पे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानंद चंदा, एनएफ रेलवे में क्वारंटीन सेंटर और ख़ासकर अगर इस लॉकडाउन के पीरियड की बात करें तो आपके पास डेली वर्कर्स भी रहे होंगे, कर्मचारी रहेंगे, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई और एनजीओज़ की भूमिका क्या रही इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे अभी बात हो रहा है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इससे लड़े। इसमें रेलवे ने जैसे कोरोना के अगेंस्ट में अपने फाइट में स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए अलग अलग जगह पे। हमारे पास लगभग 700 के आसपास आइडेंटिफाइड क्वारंटाइन फैसिलिटी है, उसमें से लगभग 450 आज के डेट में रेडी है। फिर हम लोगों ने आइसोलेशन कोचेस बनाए ताकि जिन लोगों को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, जो पेशेंट्स रहेंगे, उनको रखने के लिए 315 आइसोलेशन कोचेस हमने बनाए, जिसमें लगभग 2500 के आसपास सीट्स अवेलेबल है। ये आइसोलेशन कोचेस हम जो है स्टेट गवर्नमेंट को एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ़र करेंगे जैसे उनकी ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो था, जैसे लॉकडाउन हो गया, हमारे जो डेली वेजेस अर्नर थे उनको खाने का दिक्कत हुआ, तो हम लोगों ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काफ़ी लोगों को अप्रोच किया। मैं सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। नॉर्थ ईस्ट खालसा सेंटर ने इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया और हमारे जो गुड शेड्स थे उसमें आजरा में, न्यू गुवाहाटी में काफ़ी लोगों को इन लोगों ने पूरे थ्रू आउट लॉकडाउन में खाना खिलाया। ये हम लोग हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेस है, लोगों के मतलब स्टाफ के कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने खाना खिलाया। लगभग हम लोगों ने आज तक 1.5 लाख लोगों को खाना खिलाया है। उसमें से एनजीओज़ का और नॉर्थ ईस्ट खालसा सेंटर, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो आप बात कर रहे हैं कि इनका क्या रोल होना चाहिए, तो इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा, काफ़ी प्रोएक्टिव रोल रहा। इसके वजह से हम लोग लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना खिला पाए। और इसके साथ ही हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइज़र जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ है उनको देने के लिए हमने इन हाउस प्रोडक्शन किया। हमारे लोग जो घर से वर्किंग फ्रॉम होम हो रहा था लॉकडाउन के वजह से, तो घर से लोगों ने जो है घर पे रह के अपना मास्क बनाया। हमारे जो वर्कशॉप्स है वहाँ पे हम लोगों ने सैनिटाइज़र्स बनाया। फिर हमारे अभी वर्कशॉप में हम लोग पीपीई कवरऑल्स जो होते हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के लिए, वो भी हम लोग बना रहे हैं। तो ये हमारे तरफ से एक छोटा सा कोशिश है कि हम जो गवर्नमेंट का ओवरऑल एफर्ट है कोरोना के अगेंस्ट में, उससे रेलवे मंत्रालय जो है अपना छोटा सा योगदान दे रहा है। जी, छोटा सा तो नहीं, बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल। और इसमें हम लोग लोगों बहुत को दिनों से लगभग 2 महीने से जो बाहर फंसे हुए, कम से कम वो जब आएंगे क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे अलग बात है, क्योंकि आगे अनिश्चितताएं हैं। जी क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम आप लोगों को परिवार से मिला तो रहे हैं। हालांकि इससे राज्य सरकार की चिंताएं जरूर बढ़ी है। प्रमोद जी, सामाजिक संगठनों की मैं बात कर रहा था, धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये 1-2 दिन की लड़ाई अब दिख नहीं रही है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। सरकार को हेल्पिंग हैंड, अगर कहें हेल्पिंग हैंड की जरूरत तो पड़ेगी ही। नहीं तो हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि कोई भी अगर सामाजिक संगठन अगर आगे बढ़कर कार्य करना चाहता है तो उसका स्वागत है। और दूसरी बात, अभी आपने इससे पहले जो रेलवे के जो प्रतिनिधि बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। आज करीब 1700 ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं, जिससे करीब 21 लाख प्रवासी लोग जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे हैं। जहां तक आपने ये बात उठाई अभी, जो जिनके डीबीटी अकाउंट्स है उनके लिए तो 20 लाख करोड़ रुपया का बजट है, उसमें उनके लिए प्रावधान है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर था, जो लेबर सेक्टर था, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। ये इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं। तो उसके लिए 3500 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए गए हैं कि उनके रहने और खाने की उनको सुविधा दी जाए। और इसके पहले भी एसडीआरएफ जो फंड है उसके तहत उनको करीब 11,000 करोड़ रुपए पहले भी दे चुके हैं।
तो सरकार जो है अपने स्तर पर काम कर रही है। अब रही बात जो सामाजिक संगठन या अन्य जो संगठन है वो आगे बढ़कर कर काम करना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। और ये कोई लड़ाई कोई एक सरकार की किसी के साथ नहीं है। नहीं, लड़ाई की बात तो आ ही नहीं रही है, तो हेल्पिंग हैंड की बात कही जा रही है प्रमोद जी। नहीं, ये भी एक लड़ाई जंग की है, बात ये नहीं कही जा महामारी रही के है, विरुद्ध ये जंग हेल्पिंग है, हैंड, तो इसमें जो कोई भी सहयोग करना चाहे उसका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल, और प्रोटोकॉल उसकी- मान के सहयोग करना होगा। हम स्वदीप हसम शाह हमारे हाफलोंग से हमारे संवाददाता है, उन्होंने घर लौटने वाले लोगों को लेकर और क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था को लेकर क्या कहा था, एक बार सुना लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे विश्व में कोविड-19 को लेके काफ़ी सारा अवेयरनेस क्रिएट भी कर रहा है। उसके साथ साथ में फिलहाल हमारे आसाम में अगर बात करें तो केस बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ डिमा हासाओ फिर भी आज का दिन तक ग्रीन जोन में है हालांकि, लेकिन उसका बावजूद भी यहाँ जो कुछ दिन के बाद में ट्रेन खुलने वाला है, उसके बाद क्या होगा, लेकिन काफ़ी सारा क्वारंटीन सेंटर भी यहाँ पे डिमा हासाओ में भी बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी टीम्स वगैरह जो है पूरी तैयारी में है। और ख़ास तौर से ये जो डिमा हासाओ में फ़िलहाल अभी का बात करें तो जो अगर बाई ट्रेन जो आया है उसका अगर बात करें तो बाई ट्रेन आउट ऑफ नोटिस से अगर बात करें, बाई ट्रेन जो आया है उसको लगभग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में 84 आदमी है, 84 लोग यहाँ पे आ चुका है फिलहाल आज सुबह तक। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है उसको, जिसको होम क्वारंटीन को छोड़ के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है 55, यानी कि यहाँ डिमा हासाओ में ऐसा काफ़ी सारा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अगर हाफलोंग का ही बात करें तो यहाँ पे शिक्षा भवन में भी एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, और अगर दूसरे हाफलोंग का विभिन्न जगह टाउन कम्युनिटी हॉल और दूसरे जगह में भी बना के रखा है। फिलहाल अगर कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ पे पूरा तैयारी के साथ वो लोग रेडी है। और जैसे कि अगर फिर हम लोग हाफलोंग से बाहर अगर जाए तो माइबंग में भी, माइबंग डिग्री कॉलेज जहाँ है उस वहाँ पे भी क्वारंटीन सेंटर जो लोग बाहर से लोग आएंगे उसको भी रखने के लिए व्यवस्था करके रखा है। और यहाँ जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने बात करने की कोशिश की या बात किया तो उन लोगों ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर को छोड़ के भी जो कोविड केयर जो बनाया गया है, एक होटल्स और एक स्कूल्स को भी उन लोगों ने लिया गया है, जहाँ लोग अगर आए तो वहाँ पे स्पेशली जहाँ होम क्वारंटीन या क्वारंटीन सेंटर को छोड़ के कोविड केयर में भी रखा जा सकता है। और अगर फिलहाल और कितना तक लोग आगे और भी 85 से लेकर और भी कितना तो आगे और आदमी बढ़ सकता है ये तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा आदमी अप्लाई कर रहा है, जहाँ कम्युनिकेशन भी काफ़ी सारा यहाँ पे अच्छा से नहीं हो पा रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से अगर बताया गया कि काफ़ी जो लोग आना चाहते हैं उसके साथ में भी कम्युनिकेट करने में तकलीफ हो रहा है उन लोगों को। स्वदीप हसम साहब बता रहे थे वहाँ पे क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि वहाँ और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें स्थानीय प्रशासन की मदद जो स्थानीय संगठन हैं वो करेंगे अगर अप्रोच किया जाएगा। प्रेम छेत्री बोमडिला से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखा लेते हैं। समय की भी कमी है, पहले वो दिखा लेते हैं, फिर मैं प्रमोद स्वामी जी के पास आऊँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से असम में जो कोविड-19 पॉजिटिव का केस बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते कामेंग जिला एडमिनिस्ट्रेशंस, डिप्टी कमिश्नर कार्मा लेकी, राजा बांटिया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन सभी लोगों ने जो कोविड एक टीम बनाए गए हैं, इसके चलते भालुकपोंग जो कि एक एंट्री पॉइंट है जो आसाम से सटा हुआ है, तो वहाँ का जो काफ़ी जो मूवमेंट पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन किया गया है। वहाँ पर काफ़ी चेक करते हैं लोगों का आने जाने पर, और वहाँ पर काफ़ी सही ढंग से जो जितने भी लोगों का जो मूवमेंट है उस पर नज़र रख रहे हैं। कोई भी अनऑथराइज मूवमेंट को वहाँ से होने नहीं दे रहे हैं। मैं प्रेम छेत्री, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए बोमडिला से। तो अरुणाचल में सरकारी व्यवस्था के बारे में बता रहे थे, खासकर कामेंग जिला के बारे में। बोमडिला से उन्होंने रिपोर्ट भेजा था प्रेम छेत्री। प्रमोद जी, बहुत समय की कमी है, मैं एक बार ये फिर वही सवाल करता हूँ। नाम बहुत बड़े बड़े नाम हैं संगठनों के, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो, लेकिन इस वक्त उनकी भूमिका दिख नहीं रही है। संक्षेप में एक बार फिर कहिए उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, मैं किसी भी सामाजिक संगठन की भूमिका के ऊपर में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता,
क्योंकि ये अगर आगे बढ़ करके कोई अगर काम करना चाहे तो उसका स्वागत है। अब मैं कोई एक मतलब अपनी तरफ से मतलब हम आह्वान सबसे करते हैं कि सब कोई आए। और जहां तक सिख पंथ की बात है तो मैं खुद बचपन में मैंने कई बार जाकर के मैंने लंगर भी खाया, ऐसी बात नहीं है। तो सिख समाज के जो लोग हैं वो शुरू से ही बड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं और ये लंगर की जो व्यवस्था है ये हर गुरुद्वारे में है। आज तो संकट काल गुजर रहा है, संकट काल नहीं भी होता है तब भी हर गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था होती है, जहां हर व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां प्रसाद के तौर पर भोजन ग्रहण कर सकता है। जी हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि संगठनों को आगे आना चाहिए, उसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। और असम पुलिस ने एक गाना जारी किया था, हम होंगे कामयाब, हौसला अफजाई के लिए सामाजिक संगठन है, एनजीओज है या तमाम सरकारी तंत्र है, सबका हौसला अफजाई किया जाए, इसके लिए उन्होंने गाना डेडिकेट किया है। पहले वो दिखाते हैं आपको। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आमी होमेई हफल, आमी होमेई हफल, आमी होमेई हफल এই দিন। আছে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় এই বিশ্বাস, আমি হমেই সফল এই দিন। আমি হমেই সফল, আমি হমেই সফল, আমি হমেই। तो आप सुन रहे थे कोरोना वॉरियर्स जो उनके हौसला अफजाई के लिए असम पुलिस ने ये गाना बनाया था। निश्चित तौर पर इसमें सब आते हैं जो आज लड़ रहे हैं, चाहे फ्रंट लाइन के सिपाही हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। सहयोग तो आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करके कर रहे हैं। आपके सुझाव के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में हम आज चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक राजनीतिक संगठनों की भूमिका क्या होनी चाहिए और इसके लिए अप्रोच सबको करना होगा, सावधानी बरतनी होगी और सरकारी गाइडलाइंस जो है उसको सही तरीके से पालन करना होगा। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मुद्दा से मैं विदा लेता हूँ।